अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान आप सबका ऑनलाइन टीचर खान्स एकेडमी के इस तालीमी चैनल में आपका खुशामदीद वेलकम। यूनिट टेस्ट के पेपर सोल्यूशन की सीरीज़ जो है वो शुरू है। उम्मीद है आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं। चैप्टर वाइज पेपर के टेस्ट पेपर भी हमने आपको दिए और हम जो है यूनिट टेस्ट के सब्जेक्ट वाइज भी जो है यानी अलजेब्रा ज्योमेट्री का हमने पेपर सोल्यूशन दे दिया। अब बारी है साइंस की। तो इस वीडियो में हम साइंस हिस्सा अव्वल 10वीं क्लास के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने साइंस हिस्सा अव्वल के का जो यूनिट टेस्ट का एक सैम्पल पेपर जो हमारी स्कूल का है वो हम आपको हल करवाएंगे और साथ ही साथ एक और सैम्पल पेपर जो है ना, एक तरह से दो पेपर हम हल करने वाले हैं। वाज़ह है कि हमारी स्कूल का जो है ना, मैं आपको बता दूं, जो पेपर है वो 10 मार्क्स का ही है। मतलब साइंस 1 और 2 दोनों साथ में इसमें, लेकिन मैं आपको साइंस 1 ही हल करवाऊंगा। ये जो सरे वर्ग जो दिख रहा है आपको, ये साइंस 1 का है। तो और मैंने एक पेपर बनाया है मेरे हाथ से, हैंड रिटन, 20 मार्क्स का मैंने बनाया है। पहले 3 असबाक पर मबनी है ना, 2 असबाक पर मबनी। तो हम जो है उसको आज हल करेंगे। तो आप सब बुक और पेन लेके तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं देख रहा हूँ हम जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है लाइक नहीं कर रहे हैं। कम से कम लाइक यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए, जब आप यहाँ पर आएंगे, मतलब यहाँ देख सकते हैं आप, जो लेटेस्ट वीडियो हमने डाले हैं उसको 121 लोगों ने देखा है, लेकिन लाइक कितने, सिर्फ 12। देखिए, आप देख सकते हैं 12 है। दूसरा वीडियो है 229 लोगों ने देखा। यहाँ पर देखिए, इस जानिब देखिए, इधर इधर पे देखिए, है ना। तो लाइक यानी कम हो रहे हैं। तो बराए करम, आपके एक लाइक करने से हमारी हिम्मत अफजाई हो जाएगी। हम जो है बड़ी जोश व खरोश के साथ वीडियो बनाएंगे। तो जितने लोग देखते हैं उतनी अगर लाइक्स मिलते रहे हमको, तो हम जो है बड़ी जोश के साथ वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो बराए करम लाइक किया करें। जो भी आप वीडियो देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो या लॉन्ग वीडियो देख रहे हो, जैसा भी वीडियो देख रहे हो, आप बराए करम उसको लाइक किया करें। तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, और हमने बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, जिसमें सिर्फ यूनिट टेस्ट के पेपर सोल्यूशन की जो वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, जिसको देखकर आपका रिवीजन यानी इयादा बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आप लोग अब तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बराए करम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। देखो लिंक यहाँ दे दिया गया है, और हमारी वेबसाइट पे जाइए। हमने आप लोगों के लिए यूनिट टेस्ट के पेपर सोल्यूशन की यूनिट टेस्ट के पेपर जो है ना, उसके पीडीएफ हमने दे रखी है ना। सोल्यूशन तो हम चैनल पे दे रहे हैं। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल के लिंक है, यहाँ से भी आप जुड़ जाइए। क्योंकि जब भी कभी लाइव क्लास होता है या हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हम यहाँ पे पहले इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बराए करम वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, लगातार देखें, ऑनलाइन देखें, और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, है ना। क्योंकि हम आपको चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 20 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न है कुछ इस तरह से है कि पहले 2 खाना पूरियाँ दी गई है। सवाल नंबर 1 के अंदर 2 हिस्से हैं, ए और बी, है ना। तो सवाल नंबर 1 के अंदर 2 जो है खाना पूरियाँ दी गई है, खाली जगह आपको मुकम्मल करनी है। जदीद दौरी जदवल में अधात किस ब्लॉक में वाक़ है। अब आपको जो है ना दौरी जदवल के बारे में पता होना चाहिए। 2 असबाक पर मबनी 10वीं क्लास का ये साइंस हिस्सा अव्वल का जो पर्चा है आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ चलेंगे पेज नंबर 23 पर, है ना, पेज नंबर अगर 23 पर अगर हम चलें तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, धात वाला, है ना। ये अल्कली और ज़मीनी धातें हैं एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में धातें आती है, और पी ब्लॉक में अधात और धातुनुमा आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको सवाल क्या पूछा उसने कि अधात किस ब्लॉक में आती है। तो जवाब है पी ब्लॉक। कहाँ आता है, पी ब्लॉक, है ना। इस ब्लॉक में आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पी ब्लॉक में अधात आते हैं, है ना। अब बारी आती है जी की कीमत सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। ऊंचाई पर होती है, सतह ज़मीन पर होती है, गहराई में होती है, या ज़मीन के मरकज़ पर होती है। अब इसका जो जवाब है, हो सकता है बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएं। जी यानी हमारी ज़मीन की शकली कशिश जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तो कुतबैन पर होगी, सतह ज़मीन पर होगी, है ना। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। सतह ज़मीन पर जी की कीमत सबसे ज़्यादा होगी, या कुतबैनी इलाके में जो है सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको ये बात बता दूं, इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, हमारी जो ज़मीन है थोड़ी सी बैजवी है, इतनी भी बैजवी नहीं है, है ना। कैसी है, बैजवी है, एग्जैक्टली मुकम्मल गोल नहीं है। तो कैसा है ना,
उसका ज़मीन का मरकज़ से जो ये वाला जो फासला है ना, जो निस्फ़ क़ुतर है, ये थोड़ा कम है, और कुतुबैनी इलाके से जो निस्फ़ क़ुतर कम है, लेकिन इस्तिवाई जो इलाका है इससे थोड़ा सा दूर है। इसलिए यहाँ पर है ना ग्रेविटी जो है इस मकाम पर थोड़ी सी कम है, लेकिन इस मकाम पर ज़रा ज़्यादा असर करती है, ये कहने की बात है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 1 का बी, तीसरे दौर में इलेक्ट्रॉन की गिरफ्त 18 होने के बावजूद तीसरे दौर में सिर्फ 8 अनासिर हैं। ये साइंसी वजूहात है, और दोनों में से किसी एक साइंसी वजूहत का 2 सवाल पूछे गए यहाँ पर, दो में से किसी एक का आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो तीसरा दौर है ना, हमने अपने चैनल पर काफ़ी मर्तबा जो है बच्चों को पढ़ाया है, साइंस के पेपर हमने हल करवाए हैं, है ना, सबक भी अब हम पढ़ा रहे हैं। तो उसके अंदर हमने जो है वाज़ेह तरह से बताया है कि भाई जो तीसरा दौर है हमारा, अगर आप इधर देखेंगे अपनी किताब के अंदर, ये तीसरा दौर देखो, ये वाला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना। इसको याद रखने के लिए क्या होता है, ना मांगो आलिया से, पेप्सी, सोडा, कोला, और कुछ लोग बोलते हैं ना मांगो अल्लाह से। नहीं भाई, ऐसा नहीं, कुफर कलाम नहीं बोलने का, है ना। अल्लाह से तो मांगना ही मांगना है, नहीं मांगेंगे तो अल्लाह ताला गुस्सा आता है ना। तो मैंने यहाँ पे एल को आलिया कर दिया मैंने, तो ना मांगो आलिया से, पेप्सी, सोडा, कोला, और सोडियम, मैग्नीशियम, ना के Na से सोडियम, Mg के मांगने से मांगो का जो Mg मैंने बोला है वो मैग्नीशियम, आलिया के Al से एल्यूमिनियम, से यानी Si यानी सिलिकॉन, पेप्सी का P बोल रहा हूँ जो मैं, वो फास्फोरस है, सोडा का S यानी S सल्फर, है ना, गंधक जिसको बोलते हैं, कोला का Cl यानी क्लोरीन, और यानी Ar यानी आर्गन। तो ये जो तीसरा जो दौर है यहाँ पर एक 2 3 4 5 6 7 8 8 ही जो है यहाँ पर क्या है, अनसुर या अनासिर हैं, ऐसा इसकी साइंसी वजूहत है। तो यहाँ पे जवाब इसका क्या हो सकता है कि जदीद दौर जल्द में जो उफ़क़ी कतार देखा जाए तो 7 उफ़क़ी कतारें होती हैं, और 18 जो उमूदी कतार होती है, जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो जो 7 दौर होते हैं, जिसमें जो तीसरा दौर है, वो वहाँ पर जो अनासिर को जो तरतीब दिया गया है, वो जौहरी अदद के मुताबिक तरतीब दिया गया है ना। तीसरे दौर में सिर्फ 8 अनासिर मौजूद है, और तीसरे मदार की इलेक्ट्रॉन समाने की जो गुंजाइश है वो 18 है ना। वो क्या है, 18 है। 2 8 18 32 आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में, जो सबक नंबर 5 था, सबक नंबर 5 8th क्लास में, जौहर की अंदरूनी साख्त, वहां से पढ़े हैं। इवन के 10वीं क्लास की अपनी किताब में भी है कि किस मदार में कितने इलेक्ट्रॉन समाने की गुंजाइश होती है ना, आपको पता होगा, देखो इधर लिखा हुआ है। तो जो तीसरा मदार जिसको एम मदार बोलते हैं हम लोग, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन समाने की गुंजाइश होती है। ठीक है, तो तीसरे दौर में जब हम बाएं से दाएं यानी उल्टे हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ अगर जाते हैं, तो जौहरी अदद में इजाफा होता है, यानी आखिरी मदार में जौहरी अदद में इजाफा होते रहता है, और मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी इजाफा होता है। तीसरे दौर में अनासिर की मौजूदगी को अनासिर की इलेक्ट्रॉन तश्कील यानी जो मुसम्मन जो होता है इसका, वो उसूल के मुताबिक अगर उसको रखा जाए तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह से ये रखा गया है। ठीक है, तो तीसरे दौर का जो आखिरी अंसुर है वो देखा जाए तो आर्गन है, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन समाने की जो गुंजाइश है वो 18 ही है। और इसके लिए इलेक्ट्रॉन में जो मुसम्मन मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि आर्गन का ताल्लुक सिल्फर ग्रुप से है, यानी गैर अमिल गैस या शाज़ गैस जिसको बोलते हैं, इसलिए तीसरे मदार में जो इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये साइंसी वजह हमारी यहाँ पर मुकम्मल होती है कि तीसरे दौर में इलेक्ट्रॉन की गिरफ्त 18 होने के बावजूद तीसरे दौर में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्यों है वो मैंने बता दिया आपको। दूसरा है, किसी जिस्म की कमियत हर जगह मुस्तकिल होने के बावजूद उसका वज़न मुख्तलिफ होता है। अब देखो, ये मैंने लास्ट लेक्चर मेरा देखो अपलोड किया है मैंने चैनल पे, उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा दूं। देखो, अगर आप वीडियो के ऑप्शन पे आएंगे तो मैंने ना ये शक्ली कशिश का, देखो ये वाला वीडियो दिख रहा है 12 दिन पहले डाला, जिसको तकरीबन 770-69 लोगों ने देख लिया है। आप भी देखिए, ज़मीन के का शक्ली असरा यानी जिसको जी बोलते हैं, वो मकाम के लिहाज से उसकी कीमत, कमियत, वज़न का जो फ़र्क, और कुछ मशकी सवाल भी मैंने हल करवाए हैं। तो उसमें मैंने समझाया कि जो कमियत है हमारी, वो दुनिया में, पूरी कायनात में, हम किसी भी सैयारे, किसी भी प्लेनेट पे चले जाए तो वो सेम ही रहेगी, मुस्तकिल ही रहेगी। और वज़न जो है वो देखा जाए तो वो सिमती मिकदार है ना। तो सिमत के लिहाज से वो जो है उसकी कदर कीमत जो है बदल जाती है, इसके लिए वज़न जो है मुख्तलिफ होता है ना। तो कहने की बात यह है, आपको ये बात पता होनी चाहिए
कि शय का जो वज़न मकाम के मुताबिक बदलता रहता है, जबकि कमियत हर जगह यकसा रहती है। सैयारे की सतह पर मान लीजिए कोई एक जिस्म है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, कोई जिस्म है जिसकी कमियत m और किसी सैयारे की जो कमियत है वो कैपिटल M है ना। और ये एक तरह से रास्त तनासुब में किसके साथ में, सैयारे के निस्फ कुतर यानी जो उसके मुरब्बे के, तो ये आर उसका जो है निस्फ कुतर है आर सैयारे का, और ये एक तरह से माकूस तनासुब में है किसके, वजन के। तो जिस्म का वजन क्या हो जाएगा, और वो भी शकली कशिश, कायनाती शकली कशिश यानी जी के साथ में, ये कायनात का मुस्तकिल है। तो ये एक तरह से हमारा फॉर्मूला था एफ, और वही जो हमारा वजन एक तरह से। तो यही अगर आप देखेंगे, ये जो फॉर्मूला इस वक्त आप देख रहे हैं, यही तो वो कुव्वत है जो ज़मीन हम पर अमल करती है। इसीलिए तो हमको वज़न अपना महसूस होता है ना। आपने पढ़ा भी, आपके स्कूल के टीचर ने भी पढ़ाया, और मैंने भी जो है अपने चैनल पे पढ़ाया है, तो आपने देखा है। इसमें जिस्म की जो कमियत है ये m है, वो एक तरह से मुस्तकिल होती है, और जी जो है ये जी, ये कायनात का शकली मुस्तकिल है, आफाकी मुस्तकिल जिसको हम लोग बोलते हैं। और मुख्तलिफ सैयारों की कमियतें और निस्फ कुतर इस तरह मुख्तलिफ होते हैं, है ना। जैसे ज़मीन की कमियत है और निस्फ कुतर है, वो मरीख से जो है अलग होगी, या चांद जो है हमारा जो ज़िली सैयारा है उससे जो है अलग होगी, उसका निस्फ कुतर से अलग होगी, है ना। तो हम ये कहेंगे जो ये m/r² है, इसकी निस्बत भी यकसा नहीं होती। मतलब ये जो इसकी निस्बत है ना, हमेशा बदलती रहती है हर सैयारे के लिहाज से। इसलिए मुख्तलिफ सैयारों पर एक जिस्म का जो वज़न है वो मुख्तलिफ होता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 के ए की। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, मुंदरजेल में सवाल हल कीजिए कि एक शय की कमियत और वज़न में बिलतरतीब, आपको देखो कमियत दी है, ये m है 5 kg बोल दिया, मतलब उसकी इकाई kg की इकाई किसकी है, कमियत की है। और 49 न्यूटन, ये क्या होगा, वज़न होगा, है ना, वेट होगा ये। अगर चांद पर जी की कीमत ज़मीन का 1/6 करो इसको, हाँ 1/6 गुना हो, 1/6 होती है ना, अपनी किताब में लिखा हुआ है पहले सबक में कि चांद पर जो है, जो ज़मीन का जो शकली अशरा की जो कीमत है वो क्या होती है, वो 1/6 गुना हो जाती है, यानी इतनी कम हो जाती है। तो शय की चांद पर कमियत और वज़न कितना होगा, देखो कोई भी शय अगर चांद पर भी चले जाए तो उसकी कमियत उतनी ही रहने वाली है। मैंने कहा ना आपको, कमियत हमेशा मुस्तकिल रहती है पूरी कायनात में, किसी भी शय की, कहीं भी चले जाइए आप, सेम रहेगी। वज़न बदलेगा, है ना, वज़न कितना होगा ये हम देखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला एक तरह से, तो देखिए अजीज तलबा, हमने जो है सवाल लिख रखा है, बस यहाँ पर जो आपको ग्रेविटी है ये 1/6 करना है यहाँ पे सवाल में, क्योंकि 1/2 नहीं है होती है। तो आपको क्या क्या दिया गया, वज़न दिया गया है 49 न्यूटन, और कमियत दी गई यानी m, वो है 5 kg, और वो भी किसी शय का है ना, किसी शय का है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑन अर्थ, वो ग्रेविटी ऑफ मून यानी gm, समझ में आ रहा है ना, gm और ge मैं क्या यूज कर रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है, समझना है इस चीज को। तो ग्रेविटी ऑफ मून जो होती है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ का 1/6 गुना हो जाती है ना। ये आपको दिया हुआ है, बस ये आपको ये कैंसिल करना है, 1/2 को यहाँ से हटाना है, और यहाँ पे क्या करना है, 1/6 कर देना है। ये अपने को इतना दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं वजन W क्या होता है, mg होता है ना, ये तो पता ही है ना। तो W यानी वजन मून पर यानी चांद पर, उसके लिहाज से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, mgm। मून पर यानी चांद पर वजन, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Wm = mgm। एक्चुअली वेट का फॉर्मूला ये है ना। तो मून पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और अर्थ पे क्या हो जाएगा, We यानी वेट ऑन अर्थ, We मतलब वेट ऑन अर्थ यानी वजन जमीन पर, वो क्या हो जाएगा, mge, है क्या नहीं। अब एक तरह से ये कसर में दिया गया है ना, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ = mgm और mge, ठीक है। अब अगर आप यहां देखेंगे अपने को, ये कमियत तो मुस्तकिल होती है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, gm/ge हो जाएगा। और ये अपने को दिया हुआ ये इसने, देखो ना, ये जो मेरे को दिया है यहाँ पर सवाल में,
GM के अपॉन में GE मैं ले लूँगा, तो यहाँ पर मेरे को 1/6 दिया हुआ है ना, तो मैं इसकी जगह पे 1/6 रखूँगा यहाँ पर, तो ये 1/6 आ गया मेरा। ठीक है, अब मैं अगर आगे देखो, आगे हल करता हूँ मैं इसको, यानी मुझे क्या मिला, वेट ऑन मून यानी WM, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या हो गया 1/6। अब हमको ज़मीन पे जो है हमारा वज़न दिया हुआ है, तो हमको चांद पे मालूम करना, तो ये कितना है 49 है ना, 1/6। तो त्रिशी अगर ज़रा अगर करते तो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 49 वन 49/6। इसको अगर तकसीम करते हैं हम लोग तो कितना आता है हमारा 8.167 न्यूटन। इस तरह से हमारा वजन आ जाएगा कहाँ पर, चांद पर, मून पर। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करना होगा ये सवाल को, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस वजन का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जोड़ियां लगाइए बोला उसने, क्या बोला है, जोड़ियां लगाइए। एका सिलिकॉन लिखा हुआ है। अब एका सिलिकॉन पढ़ के फौरन समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये वो है जो नामालूम अनासिर थे जिनकी जगह खाली छोड़ दी गई थी। अगर आप यहाँ चलेंगे अपनी किताब के अंदर, देखो यहाँ पर जो खूबियां वाला सेक्शन है, मेंडलीव ने जब अनासिर को जब तरतीब वो दे रहे थे साहब, तो इन्होंने क्या किया कि 3 नामालूम अनासिर को, जिनके नाम उसने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन उसने नाम दिया था, जिसकी कमियत 44, 68 और 72 थी। तो उन्होंने उनकी जगह खाली छोड़ दी। जब उनका नाम क्या पड़ा, उसका स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम पड़ा। तो एका बोरोन का नाम पड़ा था स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम का नाम पड़ा था गैलियम और एका सिलिकॉन का नाम पड़ा था जर्मेनियम। अब यहां अगर आप देखेंगे आपके इसमें, तो एका सिलिकॉन के सामने जर्मेनियम लिखा हुआ ही है पहले से, तो हमको यहाँ पर है ना गैलियम किसका नाम था ये हमको लिखना, तो इसका नाम एका एल्यूमिनियम था। एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का नाम था गैलियम, है ना, किताब में देखो एका एल्यूमिनियम का नाम है ना गैलियम, गैलियम का नाम एका एल्यूमिनियम, इस तरह से नाम था। ऐसे आपको लिख देना है। वैसे जुड़ियां था ये सामने इसकी लिख दिया गया था, तो यानी हमको कहीं ना कहीं गैलियम किसका नाम था, तो भाई एका एल्यूमिनियम का नाम था, लिख दिए। अब बारी आती है सबसे ज्यादा मनफी बरकीदा जौहर क्या है। अपनी किताब का मशकी सवाल अगर देखेंगे, यानी किताब के पीछे से पूछा गया है। नॉर्मली बोर्ड इम्तिहानात में देखो ये जो छोटे छोटे सवाल है ना, मशकी सवाल ये पूछे जाते हैं, जैसे कि ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है ना। और यहाँ से ये जो छोटे छोटे सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 8, ये बहुत अच्छे तरीके से करके जाओ, रट लो इसको, एक तरह से रटो मत, समझ के जाओ। तो देखो सबसे छोटे जसामत का जौहर हाइड्रोजन या हीलियम है ना, सबसे ज़्यादा मनफी बरकीदा फ्लोरीन बोलते उसको F2। तो ये इसका आंसर क्या है, F2 है, फ्लोरीन है। F हम अगर बोलेंगे तो भी चलेगा, फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा आमिल धात, सबसे ज्यादा आमिल धात, धात बोला है ना, अधात असल में होता नहीं है, तो हमारा भी फ्लोरीन ही आंसर आता, लेकिन उसने धात बोल दिया, तो यहाँ पर आएगा पोटाशियम, है ना। पोटाशियम का क्या है 288 है ना। देखो अगर हमारे किताब में जाएंगे देखेंगे हम लोग, किताब में देखो उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की वजाहत करती हुई एक फोटो बनी हुई है, अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। देखो यहाँ पर पोटाशियम 288 है, तो ये मुसम्मन की हालत में आने के लिए क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। और अल्कली धातें हैं, ये ग्रुप नंबर 1 जो है उसमें आता है ना पोटाशियम, तो ये मुसम्मन में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी देता है, इसलिए मनफी एक तरह से सबसे ज़्यादा आमिल धात हम इसको कहते हैं, पोटाशियम है। सोडियम भी वैसे है ना, सोडियम का भी लिख सकते हैं, ज़्यादा आमिल धात जो है सोडियम भी आ सकता है ना, ज़्यादा अम्ल धात है। तो सोडियम, पोटाशियम, फ्रांसियम ऐसा हम नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम पोटाशियम लिख सकते हैं आप, ज़्यादा अम्ल धात। सवाल नंबर 3 देखिए, 3 मार्क्स के लिए कितना आसान सवाल पूछा गया है, बच्चे देख के हमारे खुश हो गए थे। हमारे स्कूल के अंदर पेपर जब ये हुआ तो यहाँ पे बोला गया कि एक अंसुर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है। जैसे 282 बोले तो अपने दिमाग में फौरन एकदम, देखो पेज नंबर 23 पे देखो, यहाँ पे आएंगे। अगर आप यह देखते हो, मिटता क्यों नहीं क्या भाई, क्या मालूम ये। ठीक है, तो ये जो है ना 281 है सोडियम, और ये 282 है, यानी मैग्नीशियम है। वो कौन है, वो है मैग्नीशियम। कौन है, मैग्नीशियम है। इस अंसुर का ग्रुप कितना है भाई, ये जो है दूसरे ग्रुप से ना, देखो ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तो दूसरे ग्रुप से तो ग्रुप 2,
ये आंसर किस दौर में? तो भाई तीसरे दौर में, तीसरे दौर में है। तो एक एक लफ्ज लिखकर जो है हमको एक एक मार्क्स मिलते जाएंगे, और इस तरह से 3 पॉइंट करने पर 3 मार्क्स यहाँ मुकम्मल। और कोई एक सवाल ही करना है, तो बच्चों ने सबने यही किया यहाँ पर, जबकि केपलर कानून भी सबका फेवरेट है, हाँ फेवरेट है सबका, तो सबने जो है ये कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि जब एक वर्ड में जब लिखना है और जब मार्क्स मिल रहा है कि 1 पॉइंट, तो कर सकते हैं इसलिए। तो केपलर के कानून जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम चलेंगे अपने केपलर के कानून, मालूम है ना, सबको मालूम है, हर बच्चा जानता है, सबका फेवरेट सवाल है केपलर का कानून। सबक नंबर 1 में इसके सैयारे का मदार बैजवी होता है ना, सैयारे का जो मदार है वो क्या होता है? बैजवी होता है, और सूरज उगता उसका जो नुक्ते मास का होता है ना। ये पहला कानून हो गया, देखो ये पहला कानून हो गया। दूसरा क्या है? सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला जो खत है, यानी कि ये देखो समझ लो SB और ये SA, जितना रकबा इसने तय किया है यहाँ से यहाँ तक, जितना टाइम इसको लगा उतना ही समझ लो C से D पे जाने के बाद भी जो ये खत है, जितना रकबा इसने तय किया है उनका रकबा सेम होगा ये। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ASB और CSD, इनके रकबे जो है मसावी है, ठीक है। तो ये दूसरा कानून हो गया। तीसरा कानून क्या है कि सूरज का जो अतराफ मदार में गर्दिश करने के लिए जो वक्त दरकार होता है सैयारे को, है ना, उसका वक्त का मुरब्बा उस सैयारे का सूरज से जो औसत फासला है उसके मकब के रास तनासुब में होता है। तो इस तरह भी अगर आप लिख दे T² वेर इज R³, यानी T की कुव्वत 2 बटे R की कुव्वत 2, जो कि K होता है, मुस्तकिल होता है, केपलर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ये आप लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, ये पूरा लिखने पर आपको जो है एक तरह से 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके केपलर कानून था, और ये हमारी स्कूल का पर्चा था, जो उम्मीद है आपने समझ लिया। अब एक सैंपल पेपर जो है वो मैंने बनाया था, तो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये भी अगर आप हल कर लेंगे तो बहुत एक तरह से अच्छा ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सवाल, उम्मीद है मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। पहला सवाल इसमें यह बोला गया है कि अंसुर डैश का ताल्लुक ग्रुप 18 से है। अब ग्रुप 18 में कैसे अनासिर है? गैर अमील गैसे, शाज गैसे, रईस गैसे जिसको बोलते हैं, है ना, सीफर ग्रुप जिसको बोलते हैं। अगर हम जाएंगे पेज नंबर 23 पर तो आपको नजर आएगा, देखो ये वाला जो है ना ग्रुप 18, ये वाला है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेसन। ये इतने अनासिर है। नाम याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में इसके नाम याद रखने की ट्रिक बताया मैंने, कि हीना, नीना और कटरीना, है ना, हीना, नीना, AR मतलब और, कटरीना यानी KR के जेरोक्स रंगीन, है ना, हीना, नीना और कटरीना के जेरोक्स रंगीन। ये उसका याद रखने का एक ट्रिक है, बेतुका सा जुमला है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो हीना के ही से याद आएगा हीलियम, नियॉन, NE नियॉन, AR से आर्गन, KR से क्रिप्टॉन, XE से जेनॉन, RN से रेडॉन और OG से ऑर्गेनेसन, है ना। ये तमाम जो सीफर ग्रुप के अनासिर है, जिनको क्या कहाँ रखा गया? सीफर ग्रुप में रखा है। तो इसमें कौन है? नियॉन आ रहा है ना, तो D जो है ऑप्शन D आपका सही जवाब होगा। सोडियम और क्लोरीन, फ्लोरीन तो Fe तो अलग अलग जो है ग्रुप्स में शामिल है, तो इनका नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे जो है दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, नामियाती कचरे का खुर्दुबीनी जानवरों के जरिए तज्जिया होकर खाद और कुदरती गैस में तब्दील होने का अमल जो है वो तहलीली अमल होता है। क्या होता है? तहलीली अमल होता है। तरकीबी अमल तो अलग ही चीज़ है, 2 आमिल अशिया के मिलने से एक मुरक्कब बनता है, इसको तरकीबी अमल होता है। हटाव का अमल में तो तेज़ आमिल अशिया कमज़ोर आमिल अशिया की जगह ले लेती है। दौरा हटाव में आमिल अशिया मिलकर प्रेसिपिटेट यानी एक तरह से PPT, जिसको हम लोग रसूब या बुरादा बोलेंगे, बारीक पाउडर बोलेंगे उसको, उसे कहेंगे, है ना। तो इस तरह से तहलीली अमल है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा अगली खानापुरी है वो गुरेज शकली रफ्तार का जो फॉर्मूला है वो √2gm/r यानी ऑप्शन B है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना निहायत ही ज़रूरी। अब बारी आती है सवाल नंबर 1 का B की। 1 का B क्या है? देखो भाई ध्यान से, यहाँ बोला गया कि नई तवील दौरी जदुल में हेलोजन अनासिर को किस ग्रुप में रखा गया है। देखो जो सीफर ग्रुप का अनासिर थे, एलिमेंट थे, वो 18 में थे। उससे पहले जो 17वां ग्रुप है वो है हेलोजन का फैमिली का, खानदान का जगह।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट है, यानी 17वें ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, 17वें ग्रुप के एलिमेंट है ये सब लोग। ठीक है, एक मिनट, तो याद रखने के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई अपने टेबल पे, ऐसा याद रखने का इसको। 80 मतलब अपने टेबल पे। या दूसरा एक और जुमला अपने पास, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, ये देखो ऐसे याद रखने का, थोड़ा सा फनी सा लगेगा, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, है ना, ये हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, है ना। एक्स इसको जाहिर करते हैं हेलोजन, है ना, हेलोजन ग्रुप के, यानी ग्रुप 17 जो है हेलोजन का फैमिली की जगह होती है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एक मार्क्स का ही था ना ये तो। हाँ, दूसरा, सही है या गलत, कीमियाई मसावात में आमिल अशिया को दाएं हाथ की तरफ, हट कुछ भी, दाएं तरफ तो हासिल अशिया होती है, तो ये तो बयान गलत हो गया, है ना, गलत हो गया नहीं बयान। और हासिल अशिया बाएं तरफ लिखते हैं, उल्टा बोल गया, तो भैया बयान गलत है। ठीक है, बयान गलत है, सही करके लिख सकते हैं आप, लेकिन सही गलत बोला तो अपन ज्यादा मेहनत क्यों करने हैं। चलो सवाल नंबर 2 देखो, 2 का बोला, साइंस शय का वजन मकाम के मुताबिक बदलता है जबकि उसकी कीमत, अब भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, अभी बताना, क्या बताया मैंने, अभी मैंने आपको ये बताया कि मकाम के लिहाज से जो W है यानी वजन है वो बदलता रहता है और कमियत जो है हमेशा यकसा रहती है, क्योंकि हर सैयारे का जो निस्व कुतर है और जो कमियत है वो अलग अलग होती है। इसीलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि मकाम के लिहाज से वज़न जो है वो बदलता रहता है और कमियत हमेशा यकसा होती है। कमियत तो देखो, जूहू चौपाटी पे जाएंगे तो भी कमियत उतनी रहेंगी, माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो भी कमियत उतनी रहेंगी, मरीख पे चले जाएंगे तो भी कमियत उतनी रहेंगी, या चांद पे चले जाएंगे तो भी कमियत उतनी रहेंगी जितनी यहाँ है, लेकिन वज़न हर जगह पर अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब आगे बोलता है कि नया दौरी कुलिया बयान कीजिए। नया दौरी कुलिया क्या है और नई तवील दौरी दल में 4 ब्लॉक के नाम लिखिए, एसपीडीएफ। तो नई तवील दौरी दल जो है वो हेनरी मोजेले हेनरी मोजले जो साइंसदान थे, उन्होंने मालूम किया कि ज़्यादातर जो अनासिर की जो बुनियादी खुसूसियात है वो उनकी जौहरी कमियत की बनिस्बत जौहरी अदद पर मुनहसर होती है। यानी पहले जौहरी वज़न के दौरी तफाल उसने जो है अपना कुलिया लिखा था, लेकिन बाद में उसको सही करके जौहरी कमियत अदद की बजाय जौहरी अदद की बुनियाद पर उसने मुनहसर किया। तो मेंडलीव के दौरी कुलिया में तब्दीली करने के बाद जदीद कुलिया कुछ इस तरह से था कि अनासिर की तबई और कीमिया खुसूसियात उनके जौहरी आदात की दौरी तफाउल होते हैं। आपने अपनी किताब में देखा होगा, पेज नंबर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये पेज नंबर 20 पर, यहाँ अनासिर खुसूसियात उनकी जौहरी आदत के दौरी तफाउल होते हैं। ये आपका दौरी कुलिया है। और जदीद दौरी जदल में 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना, और एफ ब्लॉक। देखो एसपीडीएफ याद रखो, है ना, पेज नंबर 23 देखो, इधर पे आ गया एस ब्लॉक, इधर बीच में आ गया डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और नीचे आ गया एफ ब्लॉक। तो इस तरह से 4 ब्लॉक है, इनके हमने नाम लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बोला कि जेल का कीमिया तामुल हरारत गिर है या हरारत जा है, शनाख्त कीजिए, यानी चेक करके बताओ क्या है वो। हरारत गिर यानी एक तरह से हरारत जज्ब करने वाला है, हरारत गिर मतलब हरारत जज्ब करने वाला, हरारत जा मतलब हरारत जा यानी हरारत खारिज करने वाला, है ना। हरारत जा मतलब हरारत जा बोलने का। तो जहां पर भी हरारत ऐसे निकलती हुई दिख रही है, ऐसा तो ऊपर का निशान दिखेगा ना, तो उसको हरारत जा बोलेंगे। तो हरारत जा मतलब हरारत जा, हरारत जा मतलब हरारत जा यानी हरारत चली गई, हरारत निकल गई, तो हरारत को जा बोलेंगे। तो जा मतलब जा, याद रखने के लिए आसान है। जहां ये देखो समोसा बना दिखा ना, ये डेल्टा बना दिखा समोसा अपना मुमय्यज अलजबरा वाला, तो ये गर्म करने की निशानी है। तो गर्म कर रहा है मतलब हरारत जज्ब हो रही है, यानी हरारत गिर है, हरारत गिर है। यहाँ पर भी तो हरारत गिर होगी, हरारत गिर होगी, और यहाँ पे देखो हरारत खारिज हो रही है एक तरह से, तो ये हरारत जा होगी, हरारत जा। तो इस तरह से इसको लिख देने का शॉर्टकट, है ना।
अगला सवाल, ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब जाते तब जौहरी निस्बकुतर बतदरीज बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अपनी किताब में अभी जवाब कहाँ है? पेज नंबर 25 पे चलेंगे ना तो तुमको नजर आएगा। पेज नंबर 25 कुटे है? पेज नंबर 25। ये देखो, ये पेज नंबर कितना है अपना? 23 है। तो 25 तो इधर ही है बाजू में, ये रहा। जौहर की जसामत जो है ना उसके निस्बकुतर से, जौहरी निस्बकुतर से तय करते हैं। और जौहरी निस्बकुतर को कैसे नापते हैं? नैनोमीटर से भी छोटा पैक्यूमीटर में नापते हैं। एक पैक्यूमीटर कितना होता है? 10 की कुवत नफी 12 मीटर होता है। तो जौहरी निस्बकुतर होता क्या है? जौहर के मरकज से जो आउटर मोस्ट शेल होता है, यानी एकदम आखिरी मदार होता है, वहां तक का जो फासला होता है वो जौहरी निस्बकुतर होता है। और वही जौहरी निस्बकुतर जौहर की जसामत को तय करता है। और जो अपना कि ये जो दौरी जदौल है उसमें ऊपर से नीचे जब आते हैं ना तो मदार बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बढ़ती है तो मदार भी बढ़ते हैं। देखो मैं फिर से लेके जाता हूँ वही पेज पे। ये ऊपर से नीचे आते, देखो हाइड्रोजन एक ही मदार, लिथियम है ना 2 मदार, सोडियम में 3 मदार, इसमें 4 है ना। ऐसा करते करते ह ली ना की रब से फरियाद। देखो इसको भी याद रखने का मैं बता दूं, हाइड्रोजन लिथियम ये मिटता ही नहीं है यार, क्या बोलने का इसको। रुक जाओ, इसको मैं ना वापस से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ह ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटाशियम रेबेडियम सीसियम फ्रांसियम, ये नाम याद रखने का तरीका है। एच से हाइड्रोजन, एल से लिथियम, Na से सोडियम, के से पोटाशियम, Rb से रेबेडियम, Cs से सीसियम और Er से है ना Fr से फ्रांसियम। तो इस तरह से ये अल्कली धाते हैं। ये यहाँ पर अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें मदार बढ़ते चले जाते हैं, यानी जौहरी निस्बकुतर बढ़ता है ना। ऊपर से नीचे आते तो क्योंकि मदार बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है, इसलिए जो है जौहरी निस्बकुतर जो है बढ़ता है। ठीक है, कहाँ यार? हाँ, तो 35 पे अपन चलेंगे, इसका जवाब आपको मुकम्मल तरीके से पढ़ने को मिलेगा, है ना। 35 रे बाबा, कहाँ जा रहे अपन? अलग अलग इस पे चले गए, है ना। ये है तकरीबन ऑलमोस्ट, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और यहाँ पर हम लोग मिसाल भी लिख सकते हैं। देखो जौहरी निस्बकुतर की या अनासर के उनके नाम के लिहाज से उनका जो जौहरी निस्बकुतर है उसके लिहाज से हम बता सकते हैं। ऊपर से नीचे देखो बढ़ रहे तो मदार जो है इसके बढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना अपने को लिखना है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। मुंदरजेल कीमिया मसात मुकम्मल की और किस्म भी लिखी है। देखो कॉपर सल्फेट का अमल है ना फीरस से हो रहा है, ये तो हटाओ का अमल है। फीरस जो है कॉपर के मुकाबले में काफ़ी तेज़ अमिल है, तो ये फीरस जो है वो सल्फर के साथ कीमिया अमल करके FeSO4 बनाएगा और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, है ना। तो जब तेज़ अमिल अशिया किसी कमज़ोर अमिल अशिया की जगह ले लेती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? हटाओ का अमल कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारे सवाल की। अगला सवाल, सवाल नंबर 3। 3 सवाल करने, 9 मार्क्स इस पे दिए गए हैं। आप देखिए बहुत फेमस सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आप तैयारी करेंगे। उमूदन ऊपर फेंकी गई एक शय जो है 500 मीटर बुलंदी तक पहुंचती है, उसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी और उस शय को ऊपर जाकर वापस आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? अगर जी जो है यानी शकली असरा जो है शकली कशी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये दिया गया हमको। तो चलिए मैं इस सवाल को हल करता हूं, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इस सवाल में कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ पहले पूरा लिख देंगे, है ना। दिया हुआ क्या करेंगे? पूरा लिख देंगे। हाइट कितनी ऊंचाई तक, सवाल नंबर 3 का हम लोग हल कर रहे हैं ना, सवाल नंबर पहला हल कर रहे हैं। तो जो हाइट है उसकी यानी जो हटाव, एक तरह से हाइट यानी हटाव है, कितना 500 मीटर तक जा रहा है। और जी जो है हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। इब्तिदाई रफ्तार जो हमको वो मालूम करनी है, यानी जिसको यू बोलते हैं। आखिरी रफ्तार एक तरह से इसकी 0 मीटर पर सेकेंड होगी, है ना। तो जब शय ऊपर जाती है, जब शय ऊपर जाती है, ऊपर जाती है तब,
तो जो हमारी हरकत की जो मसावत है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना, दूसरी जो मसावत हरकत की, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पहली मसावत हमको मालूम करनी, तो वी के वापस हम जीरो रखें तो जीरो स्क्वायर को जीरो ही होगा, तो यू स्क्वायर वैसे रखेंगे। ये जो ए जो है शकली असरा वो एक तरह से माइनस में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जमीन के मुखालिफ कशिश शकल की मुखालिफ ऊपर जा रहे हैं, इसलिए जी माइनस में हो जाएगा। और एस क्या अपना हाइट है, हटा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है 500, तो हम यहाँ 500 लिख देंगे, ठीक है। तो यू स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ये देखो ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2g इंटू 100 है कि नहीं। इसको मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था, पहले जो है ना कीमत नहीं रखना चाहिए था मैंने, 2gh बोलेंगे ना इसको, हटाओ कितना है, हाइट है ना, तो h लिख दूंगा मैं, तो ये 2gh हो गया, कितना हो जाएगा ये 2gh हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा, और ये तो जीरो हो गया, तो यू स्क्वायर यहीं रखो, 2gh यहाँ पर आके प्लस में आ जाएगा। अब जब अपन है ना इब्तिदाई रफ्तार मालूम कर सकते हैं, यू इज इक्वल टू 2 इंटू जी कितना अपना 10 दिया हुआ है ना, और h कितना है 500 दिया हुआ है, ठीक है। तो 500 का डबल यानी कितना हो जाएगा, ये 1000 और ये 10, 1000 ज़रब 10 यानी कितना हो जाएगा, 100 ज़रब 100 हो जाएगा ना, 10,000, तो 100 का स्क्वायर हो गया इस तरह से, तो दोनों पे स्क्वायर है, तो जज्र मुरब्बा करेंगे तो यू बराबर कितना 100 हो जाएगा, तो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो इसकी एक तरह से क्या रहेगी, इब्तिदाई रफ्तार रहेगी, है ना, इब्तिदाई रफ्तार रहेगी 100 मीटर पर सेकेंड, इब्तिदाई रफ्तार आ गई। अब बारी आती है उसका टाइम मालूम करने के लिए। अब ज़्यादा बात है, ऊपर जाने के लिए टाइम t1 और आने के लिए टाइम t2 है, तो टोटल टाइम समझ लो t अपना, जाने को भी आने को भी, है ना। अब जो हरकत की पहली मसात है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, u वैसे ही रखेंगे, ए की जगह पे रख देंगे माइनस जी, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ना, और टी वैसे ही रखेंगे, और v जो आपका तो जीरो ही है, तो इधर जीरो रख देंगे, तो हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा ये, और यहाँ पे जीरो, तो u यहाँ रखो और जी टी इधर ले लो तो प्लस में आ जाएगा। तो u तो अपना कितना है, u इज इक्वल टू जी टी, यू अपना कितना है 100 है, g अपना क्या है 10 है, t अपने को मालूम करना है, तो 100 के बटे में अगर 10 आ जाएगा तो अपने को यहाँ 10 एक 10 10 2 100, तो 10 आ जाएगा, तो t कितना आएगा 10 सेकंड आ गया। तो अपने को जाने अगर 10 सेकंड लग रहा है, टाइम t1 अगर 10 सेकंड है, और आने को भी अगर 10 सेकंड लगेगा, यानी टाइम t2 जो है वो भी 10 सेकंड रहेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t